इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई अगर ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, जिसे हम न्यू टैक्स रिजीम के नाम से भी जानते हैं, तो सर उस सिचुएशन में हमें इनकम टैक्स में हेड वाइज इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से हेड में कौन सी चीज़ें न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड हैं और कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स की प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं और उस सिचुएशन में इस चीज़ की अगर आपको क्रिस्टल क्लियर नॉलेज नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं जो टैक्स कैलकुलेशन करने में, पूरा जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन करने में आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। तो सर आज के सेशन में हम सिंपल तरीके से जो हेडवाइज जो चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें अलाउड है नहीं अलाउड है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम चैप्टर 6 के जो डिडक्शंस हैं, कौन सी चीज़ें अलाउड हैं उसको डिस्कस करेंगे। और अगर कोई प्रीवियस ईयर के अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, लॉसेस हैं, तो क्या उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या नहीं, इसको भी सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सर अगर हम सिंपल तरीके से यहाँ पे समझें तो जो हमारा पहला हेड है वो है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि सर अगर किसी पर्सन को लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो कोई भी पर्सन जिसे परक्विजिट मिलता है एलटीसी, अगर वो जर्नी परफॉर्म करता है विद सर्टेन कंडीशन, तो वो एलटीसी का एक एग्जेम्पशन क्लेम करता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5 में। तो ये एग्जेम्पशन जो है वो आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड एग्जेम्पशन की बात करें तो वो है एचआरए का एग्जेम्पशन। अगर कोई पर्सन जिसे हाउस एंड अलाउंस मिल रहा है उसकी कंपनी की तरफ से, और अगर वो रेंट पे कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो एचआरए का एक बेनिफिट क्लेम करता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A में। तो वो बेनिफिट वो बेसिकली क्लेम नहीं कर पाएगा न्यू टैक्स रिजीम में, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड अगर हम बात करें तो अंडर सेक्शन 10(14) में हमें अदर अलाउंसेस जो होते हैं उसके एग्जेम्पशन मिलते हैं। कुछ आपके स्पेशल होते हैं जहाँ पे फिक्स आपको एग्जेम्पशन मिलता है, और कुछ अलाउंसेस होते हैं जहाँ पे आपको सर्टेन एक्सपेंसेस अगर आपने इनकर किया तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14 में ये जो बेनिफिट्स हैं ये आप क्लेम नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें 4 आपको एक्सेप्शन दिया है कि ये 4 जो अलाउंसेस हैं अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14 का वो क्लेम कर पाएंगे। जिसमें पहला आता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर कोई हैंडीकैप एम्प्लॉई है जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, तो वो 3200 पर मंथ का एक एग्जेम्पशन क्लेम करता है, वो न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर पाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्सेप्शन की बात करें तो वो है कन्वेंस, डेली एंड ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस। इसमें क्या होता है, ये वो अलाउंसेस हैं जहाँ पे आप एक्सपेंस इनकर करोगे तो उसका एग्जेम्पशन क्लेम करते हो। तो अगर ये 3 चीजें हैं, अगर किसी पर्सन को मिल रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में और वो एक्सपेंस इनकर करते हैं, तो इसका भी बेनिफिट वो न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा कोई बेनिफिट वो अंडर सेक्शन 10(14) का क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब इसके साथ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो सैलरी रिलेटेड अदर एग्जेम्पशन हमें मिलते हैं अंडर सेक्शन 10 में, लाइक 10(10) ग्रेजुएट रिलेटेड, 10(10)A पेंशन रिलेटेड, 10(10)AA आपका लीव इन कैश में रिलेटेड, या 10(11) अगर हम बात करें पीएफ रिलेटेड, तो वो एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है। ऐसा नहीं है कि सभी एग्जेम्पशन उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में रिमूव किए, तो ये जो एग्जेम्पशन मैंने बताया वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में एज इट इज अलाउड होंगे। ये जो हमने बात की ये चीजें आपको न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। अगर हम फोर्थ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक आता है आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें 3 चीजें आती हैं, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इसमें अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर हम छोड़ दें तो प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो एग्जेम्पशन मिलता है वो आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर पाओगे। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो आप न्यू टैक्स रिजीम में भी कंटिन्यू कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड हेड की बात करें तो सेकेंड हेड जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, अगर कोई पर्सन है जिसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसमें एक 24B का अगर डिडक्शन वो क्लेम करता है तो उस वजह से उसका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस क्रिएट होता है। वो जो लॉस होता है वो किसी भी हेड के सामने अप टू 2 लाख तक क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो अगर वो पर्सन न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है तो जो एडजस्टमेंट है किसी भी हेड में वो एडजस्ट नहीं कर सकता अगर वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है। दूसरा, अगर उस पर्सन के पास लेट आउट या फिर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है और उस सिचुएशन में अगर उसका नेगेटिव प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है, लॉस क्रिएट हो रहा है अंडर हाउस प्रॉपर्टी, तो वो लॉस भी वो क्या कर सकता है, किसी अदर हेड के सामने एडजस्ट नहीं कर सकता अगर वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक प्रिविलेज दिया है कि अगर डीम टू बी एलओपी या एलओपी सिचुएशन बनता है तो वो जो लॉस क्रिएट होता है वो भले एडजस्ट ना हो पाए, लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फ्यूचर ईयर्स में। फ्यूचर ईयर्स में आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर पर्सन न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप डिस्कस करें, क्योंकि हम एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे डिस्कस करें कि क्या चीजें न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेड है बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको शॉर्ट में हम पीजीबी भी बोलते हैं। तो इसमें आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हैं और अगर आप नया एसेट परचेस करते हैं तो वहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का एक प्रोविजन है 20% का, तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो। दूसरा, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो किसी इंस्टीट्यूट को जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट है, तो उस सिचुएशन में भी वो डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि अगर उन्होंने इन हाउस रिसर्च किया होगा
उसके लिए अगर एक्सपेंस इनकर किया होगा तो उसका डिडक्शन वो न्यू में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो डोनेशन वो देते हैं किसी अदर इंस्टीट्यूट को रिसर्च के लिए, वो बेनिफिट वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस की एक लिस्ट होती है 14 बिजनेसेस। अगर वो बिजनेसेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और उससे रिलेटेड अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस जिसको बोलते हैं, तो वो डिडक्शन भी आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर पाओगे। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर हमारे फोर्थ हेड की बात करें तो वो है हमारा कैपिटल गेन। और इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल गेन में आपको कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब ओल्ड और न्यू में कैपिटल गेन का जो प्रोविजन है वो सेम है। और जो हमारा फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसको हम शॉर्ट में IFRS बोलते हैं, उसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, अगर कोई MP MLAs है तो एक एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 17 का, जिसका वो डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस जो भी बोले उसका एक एग्जेम्पशन क्लेम होता है, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। और दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एक एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32 में, अगर किसी पर्सन पे क्लबिंग ऑफ इनकम एप्लीकेबल हुआ है अंडर सेक्शन 64 तो 1500 का ये एग्जेम्पशन मिलता है, वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगर हम चैप्टर 6 से डिडक्शन की बात करें तो चैप्टर 6 से के कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होंगे, तीन चीजें छोड़ के, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चाह रहे हो। पहला, अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्सन है जिसके एम्प्लॉयर ने न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है तो उसका एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन CCD 2 में, तो वो बेनिफिट वो क्लेम कर पाएगा न्यू टैक्स रिजीम में भी। और नेक्स्ट है हमारा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निवीर स्कीम में कंट्रीब्यूट करती है तो उसका एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 CC H2 में, तो वो डिडक्शन भी आप न्यू टैक्स रिजीम में कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड है वो है अंडर सेक्शन 80JJAA। अगर कोई न्यू रिक्रूटमेंट होता है तो उसका एक डिडक्शन क्लेम करती है कंपनी, तो वो भी आपका न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड होगा। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो भी एग्जेम्पशन डिडक्शन अभी हमने डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, उसके वजह से अगर आपका कोई प्रीवियस ईयर का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है या प्रीवियस ईयर का कोई लॉस है तो वो आप करंट ईयर से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सर समझा नहीं क्या बोलना चाहते हो? जैसे कि अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा हो तो एक कॉन्सेप्ट होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, मतलब इनकम टैक्स में अगर आपका डेप्रिसिएशन यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन में जो आपका टैक्सेबल इनकम होता है या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो उसको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर मान के चलो आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ है तो सर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे ड्यू टू एडिशनल डेप्रिसिएशन। जैसे आपका एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है, एक एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाला तो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, लेकिन आप एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह अगर आपका बिजनेस है, एक आपका नॉर्मल बिजनेस है और एक आपका स्पेसिफाइड वो 14 बिजनेसेस है, तो जो नॉर्मल बिजनेस के जो लॉसेस होंगे वो तो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे एज इट इज न्यू में भी, लेकिन अगर आपके स्पेसिफाइड जो बिजनेसेस होते हैं उसके अगर लॉस है जो आप कितने ईयर के लिए भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो वो भी आप बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम में आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। सर सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने हेड वाइज इंक्लूडिंग आपका चैप्टर 6 से डिडक्शन और प्रीवियस ईयर के जो लॉसेज है उसको एक समराइज तरीके से समझा कि क्या चीज़ें आपकी अलाउड होंगी और क्या चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।